नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, विद्वान साथियों, मेरे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल साइंस गुरुकुल पे। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं अपना जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू हुआ था आनुवांशिकी जेनेटिक्स उसके बारे में। और जैसा कि मैंने कहा था कि अगले वीडियो के अंदर हम लोग आनुवांशिक शब्दावली पे चर्चा करेंगे। तो कुछ एक परिभाषाएं लिखी हुई जिनको मैं आपको पहले ही अच्छी तरह से समझा चुका हूं, एक बार फिर से एक प्रॉपर तरीके से लिखे हुए हैं ताकि आपके नोट्स बन सके। तो देखिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है जीन। देखिए वह कारक, मैंने सबसे पहले इसको कारक ही नाम दिया था, जो किसी एक लक्षण को, क्या लिखा हुआ है, एक लक्षण, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा रंग का लक्षण है या लंबेपन का लक्षण है, मैंने कहा लंबा, ये कोई लक्षण है, इसके कितने रूप हैं, दो रूप हैं। या तो वो पूरा क्या होगा, लंबा होगा, या वो क्या होगा, बोना होगा। ये जो लंबा है इसको कौन सा लक्षण कहा था, प्रभावी। और ये जो बोना है इसको कौन सा लक्षण कहा था, अप्रभावी। तो वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। इस कारक को जोहानसन ने क्या नाम दिया था, जीन नाम दिया था। ठीक है। फिर देखिए जीन के कितने स्वरूप होते हैं, दो। ये देखो दो टी लिखे हुए, यहां पर भी दो टी लिखे हुए यहां पर। इन दोनों स्वरूपों को क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी। ये पिछले वीडियो में हमने समझा था। तो देखिए किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। फिर मैंने आपको समझाया था कि यदि, जैसे कि मैंने कहा ये लंबा पादप है तो इसको मैंने लिख दिया टी और टी। फिर मैंने कह दिया ये बोना पादप है, इसको मैंने लिख दिया स्मॉल टी, क्योंकि ये प्रभावी, ये अप्रभावी। प्रभावी का मतलब कैपिटल अक्षर, अप्रभावी का मतलब स्मॉल अक्षर। ठीक है। अब ये क्या है, एक लक्षण है, इसके दो रूप हैं। इसको एक जीन कंट्रोल करेगा और इसको एक जीन कंट्रोल करेगा। इस जीन के दो रूप हैं, इस जीन के भी दो रूप हैं, और इन रूपों को क्या बोला, युग्म विकल्पी। यदि ये दोनों रूप एक जैसे हैं तो पादप कैसा होगा, समयुग्मजी। यदि ये दोनों रूप अलग अलग हैं तो पादप कैसा होगा, विषमयुग्मजी। देखिए किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी यदि समान हो तो पादप क्या कहलाता है, समयुग्मजी या शुद्ध। फिर किसी जीन के दोनों स्वरूप यदि भिन्न भिन्न हो तो वह पादप क्या कहलाता है, विषम युग्मजी या अशुद्ध पादप कहलाता है। ठीक है। उसके बाद में प्रभावी और अप्रभावी। ऐसे आनुवंशिक लक्षण जो प्रथम पीढ़ी, क्या बताया था मैंने, F1 में प्रकट होते हैं या अपना प्रभाव दिखाते हैं, प्रभावी कहलाते हैं। तथा जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं होते क्या कहलाते हैं, अप्रभावी कहलाते हैं। ठीक है। ये कुछ एक लक्षण है। अब देखिए मैं आपको कुछ अगली बात समझाता हूं ताकि आगे अपन जो परिभाषाएं लिखे वो आपको समझ में आ सके। देखिए मटर के पादप की इतनी सारी विशेषताएं थी और मेंडल ने इतना सब कुछ किया, तो मेंडल ने प्रयोग किए थे मटर के पादपों पर, उन प्रयोगों को क्या नाम दिया था, रे संकरण प्रयोग। क्या नाम दिया था, संकरण प्रयोग। आजकल हम लोग मार्केट के अंदर जब भी किसान लोग बीज खरीदने जाते हैं तो एक ही बात कहते हैं, हाइब्रिड बीज चाहिए। कैसा बीज चाहिए, हाइब्रिड बीज चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन से बना है, और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, संकरण। संकरण का मतलब होता है मिश्रित प्रजाति। संकरण प्रजाति का मतलब क्या हो गया, मिश्रित प्रजाति। मतलब मेंडल ने कुछ ऐसा किया कि मटर के दो अलग अलग पादप थे। समझने की कोशिश करना कि मेंडल ने प्रयोग कौन से किए, मटर के दो अलग अलग पादप थे। ठीक है। अब ये जो पौधा था इस पे जो लगने वाली फलियां थी या मटर के जो दाने थे उनकी संख्या क्या थी, बहुत ज्यादा। ये अच्छी बात है, लेकिन इसकी हाइट बहुत छोटी थी। देखो नॉर्मल सी भाषा में समझा रहा हूं जैसा आज तक मैंने समझाया है क्लासों के अंदर। लेकिन ये जो दूसरा था इसकी हाइट बहुत ज्यादा थी, लेकिन फलियां क्या थी, कम थी, या मटर के दाने क्या थे, कम। या ऐसा समझ सकते हो दो गेहूं के पौधे हैं,
एक की हाइट कम है लेकिन वो जो डंठल लगते हैं गेहूं के दाने की वो बहुत ज्यादा है, और एक की हाइट इतनी लंबी है लेकिन डंठल 2 या 3 ही लगी। देखिए, इस धरती पर मनुष्य की भूख होना भी शांत है और जानवरों की भूख होना भी शांत है। ठीक है, ये किस काम का? यहां से दाने बहुत सारे निकल गए, हम लोगों का पेट शांत हो गया, लेकिन जानवर तो भूखे मर जाएंगे क्योंकि चारा कम बनेगा। भाई अपन क्या करते हैं, खाक लो वगैरह अपन निकाला नहीं निकाला, समझ में आ रही ना चीज आप लोगों को? मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं देसी लैंग्वेज में। जो अपना क्या कहते हैं उसको, इसका जो चारा निकलेगा वो कम निकलेगा, लेकिन यहां पर अगर इसको बोएगा किसान तो उसके हिस्से में कम दाने आएंगे, लेकिन जो जानवर है गाय भैंस उसके पास है उसके लिए चारा ज्यादा निकलेगा। तो मेंडल ने यही किया, मेंडल ने यही किया कि 2 पौधे थे, दोनों के अंदर एक एक गुण उसको अच्छा दिखा, तो मेंडल ने सोचा कि इन दोनों अच्छे गुणों को अगर एक पौधे में डाल दूं तो पैदावार भी अच्छी होगी, खर्च भी कम लगेगा। समझ में आ रही? तो मेंडल ने यही किया कि 2 भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पादपों का आपस में संकरण करवाया, क्रॉस करवाया। क्रॉस का मतलब इधर का जीन इधर और इधर का जीन इधर। क्यों? क्योंकि जीन ही वो कारक है जो लक्षणों को लेकर जाता है। समझ में आ रही है चीज? तो मेंडल ने क्या करवाया, इनके बीच में क्रॉस करवाया। क्रॉस का मतलब निषेचन, स्वपरागण या परपरागण, जनन प्रक्रिया करवाई, जिसको क्या कहते हैं, क्रॉस कहते हैं। जनन प्रोसेस करवाई इन दोनों के बीच में, इसको क्या कहते हैं, क्रॉस। और इसी को क्या कहा, संकरण प्रयोग कहा। तो मेंडल ने क्या करवाए, संकरण प्रयोग कराए। अब मेंडल ने अलग अलग संकरण प्रयोग करवाए, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण, चतुर्थ संकर संकरण, ऐसे संकरण मेंडल ने करवाए। जैसे कि मैंने कहा कि मेंडल ने सिर्फ एक लक्षण के बारे में ही ध्यान रखा। मेंडल ने कहा कि भाई मुझे बोना पादप नहीं चाहिए, मुझे लंबा पादप ही चाहिए, तो जो बोना है उसको भी लंबा करना है, तो लंबे और बोने का क्रॉस करवाया। तो जो संतान हुई वो क्या थी, लंबी थी। तो बोने और लंबे के क्रॉस से संतान क्या हुई, लंबी हुई। अगर मैं बोने और बोने का क्रॉस करवाता तो संतान बोनी होती, लेकिन जो बोना पादप था उससे भी मुझे क्या मिला, लंबी संतान मिली कि नहीं मिली? ठीक है ना? तो यही प्रयोग करवाया किसने, मेंडल ने। अब एक लक्षण का जब प्रयोग हुआ तो उसको एक संकर संकरण, 2 जोड़ी लक्षण लिए तो वो क्या हो गया, द्विसंकर संकरण। 3 जोड़ी लक्षण लिए तो उसको क्या कहते हैं, त्रिसंकर संकरण। ठीक है, तो ये यही परिभाषा है नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, देखिए एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से लिख लीजिए, फिर अपन आगे की परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं। लिख लीजिए। चलिए आनुवंशिक शब्दावली के अंदर ही आगे चलते हैं। देखिए अगली परिभाषा क्या है, एक संकर संकरण, जो अभी मैंने आपको समझाया। क्या लिखा हुआ है, वह संकरण प्रयोग जिसमें एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। मैंने आपको क्या बताया था, मटर के पौधे में कितने जोड़ी लक्षण होते हैं, 7। मटर के पौधे में कितने जोड़ी लक्षण होते हैं, 7 जोड़ी लक्षण होते हैं। उनमें से यदि अगर एक जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन हो रहा है, कितनी जोड़ी, एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब कितने लक्षण हो गए, 2। वही चीज, फिर से वही चीज कि एक लक्षण है लंबेपन का, ठीक है, इसके 2 हिस्से हैं, या तो पौधा लंबा होगा या पौधा बोना होगा। यदि किसी प्रयोग में खाली एक जोड़ी लक्षणों का ही अध्ययन है तो वो एक संकर संकरण। मान लीजिए 2 जोड़ी, 2 जोड़ी का मतलब कितने हो गई, 4, तो वो हो जाएगा द्विसंकर संकरण। मान लीजिए 3 जोड़ी, तो 3 जोड़ी 6 लक्षण, वो क्या हो जाएगा, त्रिसंकर संकरण। और यदि 3 जोड़ी से भी ज्यादा लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन कर रहे हैं तो उसको कहेंगे बहुसंकर संकरण। तो यहां लिख देता हूं मैं, एक संकर संकरण की जैसी ही परिभाषा किसकी, द्विसंकर की, उसके जैसी ही किसकी, त्रिसंकर की, और उसके जैसी ही किसकी, बहुसंकर की। कि यदि 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो वो संकरण कहलाता है द्विसंकर संकरण। यदि 3 जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं तो त्रिसंकर संकरण, और यदि 3 से अधिक विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करेंगे तो बहुसंकर संकरण। ठीक है, फिर देखिए परिभाषा लिखी हुई है, इसको ध्यान से समझना, और यहां जो मैं आपको डायग्राम बना के बताने वाला हूं वो आगे मेंडल के प्रयोग में भी काम में आने वाला है।
तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी, F1 का मतलब प्रथम पीढ़ी का संकरण का निषेचन अपने अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने एक दंपत्ति लिया, दंपत्ति का मतलब जनक, माता पिता, दो पादप लिए, मैंने लिए जनक पादप। ठीक है, जनक पादपों में मैंने ले लिया एक तो अपना प्रभावी, जो बड़ा है वो क्या है, प्रभावी। ठीक है, और जो छोटा वाला है वो क्या है, अप्रभावी। तो ये प्रभावी जनक, ये अप्रभावी जनक, ऐसा लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं प्रभावी जनक और इसको लिख सकते हैं अप्रभावी जनक। अब देखिए यहां से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना क्या हो रहा है। इन दोनों के बीच में मैंने क्या करवाया, क्रॉस। तो ये क्रॉस कैसे होगा इसको समझने की कोशिश करना। इसको मैंने लिखा ऐसे अलग अलग, टी और टी, फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए मैंने इनको नंबर दिए 1 2 3 4 नंबर दे दिए। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले करना है 1 का 3 के साथ क्रॉस। किसका, 1 का 3 के साथ। तो देखिए कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल बन गया। उसके बाद 1 का 3 हो गया, फिर 1 का 4 के साथ, 1 का 4 के साथ। देखिए क्या है, कैपिटल स्मॉल, 1 का 3 1 का 4। अब कौन बचा पीछे, 2 बचा। तो क्या करो, 2 का 3 के साथ क्या आया, कैपिटल स्मॉल, 2 का 3 और पीछे क्या बचा, 2 का 4। ये आ गया अपने 2 का 4। ये मेंडल ने संकरण प्रयोग किए इस प्रकार से। ये दो पादप लिए, एक प्रभावी एक अप्रभावी। एक लंबा था बिल्कुल शुद्ध, क्योंकि दोनों युग्म विकल्पी समान है इसलिए ये क्या है, शुद्ध है। दोनों युग्म विकल्पी समान है, क्या है, शुद्ध है। लेकिन ये प्रभावी है क्योंकि कैपिटल है, ये अप्रभावी है क्योंकि स्मॉल है। दो जनक लिए, एक प्रभावी एक अप्रभावी, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, ये 4 पौधे प्राप्त हुए। कितने पौधे प्राप्त हुए, 4। इसको कहेंगे रे F1 पीढ़ी। क्या कहोगे, F1 पीढ़ी। चारों की चारों संतानें देखिए एक जैसी है, और इन चारों संतानों के अंदर ये जीन के दोनों स्वरूप क्या है, देखो अलग अलग है कि नहीं है, अलग अलग है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, चारों संतानें कैसी प्राप्त हुई, मुझे चारों संतानें विषम युग्मजी या अशुद्ध लंबे पादप प्राप्त हुए। कैसे पादप प्राप्त हुए, विषम युग्मजी लंबे पादप या अशुद्ध लंबे पादप प्राप्त हुए प्रथम पीढ़ी के अंदर। ये समझ में आ गई। अब देखिए परीक्षण संकरण क्या कहता है। परीक्षण संकरण कहता है कि F1 पीढ़ी का संकरण अपने अप्रभावी जनक के साथ करवाओ। F1 पीढ़ी में कौन मिला रे, ये मिला, इसका एक पौधा उठा लो, ये लो, उसका संकरण अप्रभावी जनक, ये रहा प्रभावी जनक, इसके साथ करवाओ। तो क्या मिलेगा, देखिए फिर से इसको अलग अलग कीजिए। ठीक है, फिर वही 1 का 3 1 का 4, 2 का 3 2 का 4, 1 का 3। ठीक है, फिर क्या आएगा, 1 का 4, देखिए आ गया। फिर 2 का 3, ये रहा। ठीक है, फिर 2 का 4, ये देखिए। इस बार क्या हुआ, अब ये कौन सी पीढ़ी, देखो F1 पीढ़ी प्रथम पीढ़ी तो आ गई, वो कौन सी पीढ़ी है, द्वितीय पीढ़ी। इसको क्या लिख सकता हूं, F2 पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी F2 पीढ़ी।
इस द्वितीय पीढ़ी के अंदर देखिए आप लोग, अब मेरी बात सुनना। एक तो मैंने लिखा सिर्फ लंबे पादप और इधर मैंने लिखा बोने पादप। एक तो मैंने सिर्फ ये लिखा लंबे और बोने, एक मैंने लिखा है शुद्ध लंबे, एक मैंने लिखा शुद्ध लंबे और एक शुद्ध बोने। अब देखिए लंबे का मतलब अपने को प्रभावी अप्रभावी नहीं देखना है, सब लंबे देखना है। देखिए ये कैपिटल टी है यानी प्रभावी लक्षण है, और प्रभावी लक्षण अपने आप को प्रकट करेगा, अप्रभावी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये भी कैसा लंबा, ये भी कैसा लंबा। लंबे कितने आ गए 2, ठीक है। बोने कितने आ गए रे 2। अब एक बात बताओ, यहां पर कहीं शुद्ध लंबा दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा ना, लेकिन शुद्ध बोने कितने हैं 2 है, ठीक है ना। तो यहां पर जो संतान प्राप्त हुई वो 50-50, 50% तो देखिए विषम युग्मजी, 50% विषम युग्मजी और 50% समयुग्मजी, समयुग्मजी बोने। समझ में आ गई चीज? ये होता है परीक्षण संकर। ये क्या है? परीक्षण संकर, ठीक है। अब यहां से एक तो आएगा रे शब्द जीन प्ररूप, जीनोटाइप, और एक आएगा लक्षण प्ररूप, फिनोटाइप। अनुपात है कुछ। जीन प्ररूप का मतलब यदि मैं बात करूंगा शुद्ध एकदम प्योर या शुद्ध की, अगर मैं बात करूं शुद्ध की कि ओनली शुद्ध शुद्ध का अनुपात क्या है, तो शुद्ध शुद्ध के अंदर अपने को क्या देखना पड़ेगा? अपने को जीन के अंदर जाना पड़ेगा ना, अपने को युग्म विकल्पी तक जाना पड़ेगा कि युग्म विकल्पी के दोनों स्वरूप कैसे हैं। अगर समान है तो शुद्ध और अगर असमान है तो अशुद्ध। यानी अगर मैं जीन प्ररूप की बात करूंगा तो जीन प्ररूप का मतलब हो गया कि मुझे युग्म विकल्पी तक जाना पड़ेगा, और अगर खाली लक्षण प्ररूप की बात करूं तो सीधा मैं यही कहूंगा, जीन वगैरह नहीं देखूंगा, प्रभावी अप्रभावी नहीं दिखूंगा, सीधा यही कहूंगा लंबा है कि बोना है। अब वो लंबा विषम युग्मजीव भी हो सकता है। देखिए ये विषम युग्मजीव लंबा है और ये सम युग्मजीव लंबा है। मैंने सिर्फ कहा लंबे पादप, तो लंबे में विषम युग्मजीव भी आया, सम युग्मजीव भी आया, यानी मैंने खाली लक्षणों को देखा, जीन को नहीं देखा, तो वो लक्षण प्ररूप, और यदि जीन को देखूंगा तो वो जीन प्ररूप, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कुछ एक परिभाषाएं, जैसे लिखा हुआ है लक्षण प्ररूप, ठीक है। इस लक्षण प्ररूप को कहते हैं अपना फिनोटाइप, ठीक है। आगे मेंडल के प्रयोग में अपन पढ़ेंगे फिनोटाइप अनुपात और जीनोटाइप अनुपात। जीन प्ररूप को कहते हैं जीनोटाइप, ठीक है। देखिए किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्ररूप कहते हैं। जैसे 2 पादप मेरे सामने उगे हुए हैं, दोनों को मैंने देखा, दोनों की हाइट मुझे एक जैसी लगी, तो मैंने दोनों को कहा दोनों के दोनों लंबे पादप हैं। समझ में आई? तो ये मैंने इनका खाली क्या देखा? लक्षण। अब मुझे थोड़ी पता है कि इस वाले पादप के अंदर प्रभावी और अप्रभावी दोनों के जीन मौजूद है। तो जब अपन किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को देखते हैं उसको लक्षण प्ररूप कहते हैं। और अगर आनुवांशिक संरचना को देखेंगे तो वहां पर अपने को जीन के स्वरूप को भी देखना पड़ेगा कि यार दोनों स्वरूप अगर सेम है तो समयुग्मजी। देखो यहां पर मैंने सिर्फ क्या कहा? लंबा। लेकिन अगर मैं इस लंबे के अंदर भी कहूं कि नहीं ये समयुग्मजी लंबा है और ये विषम युग्मजी लंबा है, तो लंबे के अंदर भी कितने टाइप हो गए? 2। कैसे पता चला? इस जीन के दोनों स्वरूपों को देखकर, जीन की संरचना देखी तब मुझे यह पता चला। तो इसको क्या कहते हैं? जीन प्रारूप, ठीक है। चलिए संकर पूर्वज संकरण, पश्च संकरण या बैक क्रॉस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बैक क्रॉस। संकरण का मतलब क्रॉस। ऐसा संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का क्रॉस दोनों जनकों में से, कौन कौन से? प्रभावी जनक और अप्रभावी जनक, दोनों में से किसी के साथ करवाओगे तो वो बैक क्रॉस। और अगर सिर्फ
F1PD का क्रॉस आप लोग अप्रभावी जनक के साथ कराओगे तो वो कौन सा है? जस्ट अपन ने पहले पढ़ा था, परीक्षण संकरण। कौन सा है? परीक्षण। यदि अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवा रहे हो तो परीक्षण, दोनों में से किसी के साथ करवा रहे हो इसका मतलब क्या हो गया? संकर पूर्व संकरण या पश्च संकरण। फिर देखो व्युत्क्रम संकरण, एक ही पादप को दो अलग अलग प्रयोग में नर व मादा के रूप में प्रयुक्त करे तो उसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। मैंने आपको कहा था मेंडल का पादप जो है द्विलिंगी होता है, उसके अंदर पुंकेसर भी होता है, उसके अंदर स्त्री केसर भी होता है। ठीक है, यदि मैं एक बार इसका स्त्री केसर काट दूं तो खाली क्या बचा? पुंकेसर। ठीक है, और यदि पुंकेसर हटा दूं या पुंकेसर का प्रयोग नहीं लूं मैं, यदि इस बार स्त्री केसर का प्रयोग नहीं लिया तो किस रूप में प्रयुक्त हुआ? नर के रूप में। और पुंकेसर का प्रयोग नहीं करूं तो किस रूप में प्रयुक्त हुआ? मादा के रूप में। भाई सीधी सी बात है कि ये कोई दूसरा पादप है, ये एक पादप, ये दूसरा पादप, यहां से मैंने परागकण लिया। परागकण हमेशा ध्यान रखना पुंकेसर से आता है, तो इसके पुंकेसर से परागकण लिया तो वो यहां किसके पास आएगा? स्त्री केसर के पास। यानी अभी क्या है? ये नर है, ये मादा है। लेकिन अगले प्रयोग में मैंने क्या किया? यहां का परागकण उठाया और यहां डाला, तो अब ये नर हो गया और ये क्या हो गया? मादा। अगर ऐसा करते हैं तो उसको कहते हैं व्युत्क्रम संकरण। तो इसी के साथ अपनी आनुवांशिक शब्दावली क्या होती है पूरी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के संकरण के नियम। 3 नियम दिए थे मेंडल ने, तीनों प्रयोग भी पढ़ेंगे, जीन प्ररूप अनुपात भी आएगा, लक्षण प्ररूप अनुपात भी आएगा। तो उसको अपन लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से नोट्स बनाए, जितना हो सके साथ साथ इनको याद करते रहें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।